Class 6 Social Science. Dear students, welcome to Har Ghar Pathshala. I am Sonu Kumari, TGT Arts, working at GSS Katod Khurd, District Una, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, कल हमने अपनी वीडियो में दो उपविषय कलपट्टू गांव की कहानी और साथ में तुलसी की कहानी के बारे में पढ़ा। आज हम अपना इसी अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के 4 उपविषय करेंगे। ये छोटे छोटे उपविषय हैं। इनमें एक शेखर की कहानी है, दूसरा उपविषय हमारा कर्ज लेने पर क्या क्या किसानों को फेस करना पड़ता है उसके बारे में है, तीसरा रामलिंगम और करुथम्मा जो, और उसके पास क्या है, बहुत सारी जमीन है और बहुत सारे लोग उसके पास से काम करते हैं, और करुथम्मा उसकी पत्नी है, वाइफ है। तो इनके बारे में भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में चौथा हमारा है आज का उपविषय भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं हमारा पहला उपविषय शेखर की कहानी के साथ। शेखर की कहानी, शेखर जो है वो एक किसान है और उसके पास बहुत ही थोड़ी सी जमीन है। उसके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है और उसमें वो खुद ही खेती बाड़ी करता है। और अगर उसको कटाई के समय अगर जरूरत पड़े हेल्प की, सहायता की, तो वो अपने साथ वाले जो किसान भाई हैं उनसे थोड़ी सी सहायता ले लेता है। बदले में वो क्या करता है, जब वो अपने खेतों में कटाई करते हैं तो वो उनकी सहायता कर देता है। तो ऐसे वो अपनी जीविका को कमा रहा है। जो वहाँ वो धान की खेती करता है अपने खेतों में, और जो धान की खेती से उसको इनकम आती है उससे वो अपने घर का खर्चा चलाता है। अब क्या हुआ कि जो शेखर है उसको अपनी फसल बीजने के लिए और अपने खेतों में खाद डालने के लिए और रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसे उसके पास होते नहीं है, तो वो क्या करता है, व्यापारी से कर्ज लेता है। अब जब वो व्यापारी से कर्ज लेता है तो उस व्यापारी ने एक कंडीशन रखी हुई है, एक शर्त रखी हुई है कि आपके खेत में जितनी भी फसल होगी, मतलब जितना भी धान होगा, वो आप मुझे ही बेचेंगे। अब क्या होता है कि जब हम व्यापारियों को, ऐसे किसी एक फिक्स व्यापारी को बेचेंगे ये फसलें, तो उससे हमें कम दाम मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम मंडी में वो अनाज बेचते हैं तो हमें क्या होगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर शेखर की मजबूरी है, क्योंकि उसने कर्जा लिया हुआ है साहूकार, उस साहूकार से, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, वो अपने पूरा धान जो है उस साहूकार को ही बेचना पड़ता है, जिससे उसको क्या मिलते हैं, बहुत ही कम दाम मिलते हैं। प्यारे बच्चों, शेखर को अपने खेतों से केवल 60 बोरी ही धान की प्राप्त होती थी, जिसको वो क्या करता था, आधे अनाज को वो बेच देता था और आधा अनाज अपने घर के खर्च, अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए रखता था। परंतु जो अनाज उसको बेचने के बाद घर के लिए बचता था, वो अनाज उसका केवल 8 महीने ही चलता था। बाकी क्या बच गए, 4 महीने बच गए। तो उन 4 महीनों में अपना गुजारा करने के लिए शेखर, पास में ही रामालिंगम की एक फैक्ट्री थी धान की, वहां पे धान को कूटा जाता था, वो वहां पे मजदूरी का काम करता था। और इसके अलावा यदि साथ के उसके किसान उसकी सहायता मांग ले तो वो उनके साथ भी सहायता कर देता था, जिसके बदले में भी उसको कुछ धान मिल जाता था। और साथ में उनके घर में एक गाय थी, वो उस गाय का दूध बेचकर और अपने घर के लिए भी उस दूध का प्रयोग करके अपना गुजारा चलाता था। तो बच्चों ये थी शेखर की कहानी। आपने देखा होगा कि वो कितने मुश्किल से अपना गुजारा करता था, कितनी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर जो किसान है हमारे, उनकी यही स्थिति है। प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा उपविषय है कर्ज लेने पर। अब जैसे हमने शेखर की कहानी में भी ये पढ़ा कि जो किसान होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अपने फसल के लिए बीज लेने के लिए, खादें लेने के लिए, रासायनिक पदार्थ लेने के लिए क्या करते हैं, साहूकार से कर्जा ले लेते हैं। और ये कर्जा बाद में क्या होता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कई बार तो किसान जितना मर्जी कमा ले परंतु इस कर्जे की भरपाई नहीं कर पाता है। और ये समझ लो कि अगर मान लो उस साल कोई बाढ़ आ गई, कोई ज्यादा बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई, कोई कीड़ा लग गया फसलों को, और या फिर सूखा पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। तो उन्होंने जितना भी बीज डाला है, जितनी भी खाद डाली है, जितने भी रासायनिक पदार्थ डाले हैं, वो सारे क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और उनको फसल तो हो गई नहीं जिसकी वजह से वो उसके पैसे चुका पाए। तो ऐसी स्थिति में वो जो कर्ज का बोझ है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से कई बार तो क्या होता है, बहुत सारे किसानों को आत्महत्या भी करनी पड़ती है।
जैसे जैसे ये कर्जा बढ़ता जाता है, अब अगर सूखा पड़ा होगा तो अपना गुजारा करने के लिए फिर उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो फिर साहूकार से कर्जा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो कर्जे के बोझ के तले दब जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा दूसरा उपविषय कर्ज लेने पर। इसमें देखा आपने कि कर्ज, जैसे जैसे किसान कर्ज चुका नहीं पाते हैं तो उनकी स्थिति कितनी खराब हो जाती है। यहाँ तक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि उनको अपनी आत्महत्या भी करनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, अब हम अपना तीसरा उपविषय रामालिंगम और करुथम्मा की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने रामालिंगम 2-3 बार आ गया इस अध्याय में, सुना होगा आपने। कौन है रामालिंगम? जिसका शुरू में हमने जो पहले टॉपिक में पढ़ा, हमने जहाँ पे कलपट्टू गांव की कहानी पढ़ी, उसके बाद हमने तुलसी की कहानी पढ़ी। तो तुलसी जिसके खेतों में काम करती थी, बड़ा जमींदार है ना, वो रामालिंगम है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा शेखर की कहानी। उसमें जहाँ शेखर जिस मिल में काम करता था वो भी रामालिंगम की मिल थी। अब जो रामालिंगम है वो एक जमींदार भी है, उसके पास बहुत सारी जमीन है और उसकी जमीन के ऊपर बहुत सारे किसान जो है वो काम करते हैं मजदूर के रूप में। और उसके पास अपनी एक मिल भी है, चावल की मिल। वहां पे बहुत सारे लोग जो है मजदूर के रूप में रखे हुए हैं, और जो आसपास के लोग हैं उनसे वो क्या करता है, चावल लेता है और मिल में उसकी सफाई करके चावल की शहर में उसको अधिक कीमत पर बेचता है। और तीसरा जो है, रामालिंगम के पास अपनी एक दुकान भी है जिसमें वो बीज, कीटनाशक, रासायनिक पदार्थ और खाद भी बेचता है। तो रामालिंगम जो है वो गांव का, कलपट्टू गांव का एक समृद्ध व्यक्ति है। उसके इन सब चीजों से जो रामालिंगम है वो अच्छी खासी कमाई करता था। और जो करुथम्मा है वो उसकी पत्नी है। जितने भी लोग उनके खेतों में काम करते हैं उनका भी वो देख रेख करती है, मिल में भी वो देख रेख का काम करती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी रामालिंगम और करुथम्मा के बारे में आपको बताने योग्य बातें। तो प्यारे बच्चों, हमारा चौथा पॉइंट है भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। अब खेतीहर मजदूर कौन होते हैं? जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं। कौन करता था दूसरों के खेतों में काम? तुलसी। तुलसी करती थी रामालिंगम के खेतों में काम। तो वो क्या थी? खेतीहर मजदूर। जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है और वो दूसरों की जमीन पर मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, वो होते हैं खेतीहर मजदूर। और बोल रहे हैं कि जैसे कलपट्टू गांव है तो उसमें आपने देखा कि तुलसी के जैसे खेतीहर मजदूर भी हैं, शेखर के जैसे छोटे किसान भी हैं। तो बच्चों, जो शेखर है वो क्या है? एक छोटा किसान है। तो हमारे इंडिया में, भारत में लगभग हमारे 80% किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं, जिनके पास थोड़ी सी जमीन है और उस वो थोड़ी सी जमीन के ऊपर ही खेती करते हैं। इसके अलावा जो 20% किसान हैं वो रामलिंगम की तरह किसान हैं, बड़े जमींदार हैं, जिनके पास बहुत सारी जमीन है और उसके ऊपर वो मजदूरों को लगाकर उनसे काम लेते हैं। और जो जितनी भी उनके पास फसल होती है, जितनी भी वो खेती करते हैं, उसका उपज का सारा भाग वो क्या करते हैं, बाजार में जाकर बेचते हैं और उनसे इसको बेचकर, फसल को बेचकर उनको एक अच्छी खासी कमाई होती है। खेती के साथ साथ कलपट्टू गांव में कुछ और छोटे छोटे कार्य जो हैं वो भी व्यवसाय के रूप में लोगों के द्वारा अपनाए गए हैं। वो कार्य हैं जैसे जंगल, उनके कलपट्टू गांव के साथ ही हमने बताया कि जंगल भी है, तो वहां से जंगलों से लकड़ी लाना, चारा लाना, साथ में जंगल से ही तेंदू के पत्ते तोड़कर लाना। अच्छा, भी तेंदू का पत्ता क्या होता है? बीड़ियां होती है ना, जो बीड़ियों को बनाने के लिए जो पत्ता इस्तेमाल किया जाता है उसे तेंदू का पत्ता कहते हैं। तो वो भी लेके आते हैं। और साथ में शहद जंगल में मिल जाता है, शहद भी लेके आते हैं जंगल से, और वो फिर इनको ले जाकर क्या करते हैं, बेचते हैं। इसके अलावा लोगों ने पशु भी रखे हुए हैं। पशुओं से जो दूध होता है, पशुओं से, उससे भी वो अपना गुजारा चलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने अपने 4 मुख्य उपविषय किए। पहला था हमारा शेखर की कहानी, जिसमें हमने शेखर की स्थिति के बारे में जाना कि वो एक मध्यवर्गीय किसान है, कम जमीन है उसके पास और वो कैसे अपना गुजारा करता है। दूसरा उपविषय था कर्ज लेने पर। कर्ज लेने से किसानों को किस तरह की समस्याएं आती हैं और उनको कई बार आत्महत्या भी करनी पड़ जाती है, उसके बारे में हमने जाना। तीसरा हमारा उपविषय था रामलिंगम और करुथम्मा। ये रामलिंगम जो है एक बहुत बड़ा जमींदार है गांव का, और करुथम्मा जो है उसकी पत्नी है। इनके बारे में हमने जाना।
चौथा हमारा उपविषय था भारत के खेतीहर मजदूर और किसान। इसमें हमने जाना कि खेतीहर मजदूर क्या होते हैं और भारत में किसानों की दशा जो है वो किस तरह की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको ये आज उपविषय पढ़ाए आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। धन्यवाद।